आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 30 से पढ़कर सुनाते हैं। विषय है अपने मनोबल को बढ़ाएं, गिराएं नहीं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। साथियों, कहते हैं कि किसी विद्यालय के चतुर विद्यार्थियों ने उस दिन स्कूल की छुट्टी कराने के लिए एक चाल चली। वे एक एक करके किसी बहाने अध्यापक के पास पहुंचते रहे और अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहते रहे कि आपका चेहरा आज बुरी तरह उतरा हुआ है, आंखें लाल हैं और बुखार जैसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। यही बात घुमा फिरा कर मिलने वाले सभी लड़के अपने अपने ढंग से कहते चले गए। अध्यापक ने आरंभ में तो अधिक ध्यान न दिया, पर जब बार बार यही बात सामने आई तो वह अपने बीमार होने की बात पर विश्वास करके सचमुच ही चिंताग्रस्त और बीमार हो गए। अंततः वह स्कूल से छुट्टी करके घर चला गया और विद्यार्थियों का मनोरथ मखौल माखौल में भी पूरा हो गया। बाल सफेद होने, चेहरे पर एक दो झुर्रियां दिखने से बुढ़ापे का आक्रमण हो जाने जैसी चिंता करने का बहुत बड़ा कारण नहीं है, किंतु मिलने वाले उसी बात को बार बार दोहराते रहे और चिंता व्यक्त करते रहे तो इन कहने वालों की चिंता उथली एवं बनावटी होते हुए भी उसका बुरा प्रभाव संबंधित व्यक्ति पर पड़कर ही रहेगा और वह इन शुभ चिंतकों के कथानुसार उसी ढांचे में ढलता चला जाएगा और अपेक्षाकृत अधिक जल्दी वास्तविक बुढ़ापे का शिकार बनकर रहेगा। कमजोरी और बीमारी भी इसी प्रकार इन स्वजनों के द्वारा उपहार में मिल सकती है। उनकी मनसा भले ही इस प्रकार की क्षति पहुंचाना न रही हो, पर इससे किया गया प्रहार तो अपना असर दिखाएगा ही, भले ही वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। मित्रों, अक्सर माताएं अपने बच्चों के बारे में, पत्नियां अपने पतियों के बारे में कमजोरी, बीमारी आदि की बात कहकर चिंता व्यक्त करती रहती हैं और प्रकारांतर से अपने प्रिय पात्रों के स्वास्थ्य को अनजाने ही हानि पहुंचाती रहती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तुतः बीमार या कमजोर होने पर उस बात की उपेक्षा करते रहा जाए। उपाय उपचार करना, परामर्श मार्गदर्शन देना एक बात है और ऐसा कुछ न करके मात्र अपनी अवास्तविक चिंता प्रकट करके किसी को वस्तुतः चिंतित कर देना दूसरी बात। अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक क्षमता, बुद्धिमत्ता के संबंध में चिंता व्यक्त करते रहते हैं, उसे घटाकर बताते हैं, अधिक तीव्र बुद्धि वालों से तुलना करते हैं और प्रकारांतर से वे अपने बालकों को मानसिक स्थिति में हे सिद्ध करते रहते हैं। यह भर्त्सना भले ही अपने बालक को अधिक बुद्धिमान होने की शुभकामना से प्रेरित होकर की गई हो, पर उसका तरीका ऐसा होता है जिससे बच्चों के कोमल मन पर निराशा का दबाव पड़ता है और वे वस्तुतः मूर्ख व प्रमादी बनते चले जाते हैं। मित्रों, आत्मस्वीकृत को मनःशास्त्र में अत्यधिक माना गया है।
यह उत्पन्न तो अपने द्वारा ही होती है, पर इसमें योगदान समीपवर्ती स्वजनों या शुभ चिंतकों का ही अधिक होता है। यह है जिसे स्वजनों का स्वजनों पर अत्याचार, जिसे आप स्वजनों का स्वजनों पर अत्याचार भी कह सकते हैं। इस निषेधात्मक प्रभाव प्रक्षेपण की हानि को यदि समझा जा सकता होता और उसके स्थान पर विधेयात्मक प्रक्रिया अपनाई जा सकी होती तो निश्चय ही खाई खोदने के स्थान पर दीवाल चुनने जैसा अंतर दिखाई पड़ता। खाई खोदने से समतल भूमि नीचे धंसती जाती है, इसके विपरीत चुनने या जमा करने में वही स्थान ऊंचा उठता चला जाता है, उपयोगी भी बनता है और दूर से दिखाई पड़ता है। यदि शारीरिक स्वस्थता, मानसिक बुद्धिमत्ता, कामों की कुशलता, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को ढूंढा जाए तो उसकी बड़ी मात्रा हर किसी में मिल सकती है। स्वजनों में भी उसी पक्ष को यदि उत्साहवर्धक ढंग से कहते रहा जाए तो इसका प्रभाव बहुत ही उपयोगी होगा। इनमें ना तो प्रवंचना मानना चाहिए और ना मिथ्याचार। प्रशंसा के योग, प्रोत्साहित करने योग्य तत्व हर किसी में पाए जाते हैं, भले ही मात्रा की दृष्टि में न्यून ही क्यों ना हो। छोटी सी बीमारी को निरस्त करने के लिए जब इतने प्रबल प्रयास किए जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि थोड़ी सी अच्छाई को प्रोत्साहित करने तथा सराहने में कोताही न की जाए। यह दूसरों के साथ सहज सहयोग और उपकार है। आप उपकार करना चाहते हैं यदि किसी पर तो उनकी अच्छाई को प्रोत्साहित कर दीजिए। सहज सहयोग और उपकार है कि उन्हें उनकी अच्छाइयों से अवगत कराया जाए, सहज संभावनाओं के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना दिखाया जाए। यह भावनात्मक अनुदान किसी अच्छी खासी धनराशि के देने से भी अधिक श्रेयस्कर है। मित्रों, धन से केवल सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सुविधाओं की वृद्धि भर होती है, किंतु यदि व्यक्तित्व के मर्म स्थलों में गुदगुदी करना हो, उन्हें खिलाना और उछलना हो, इसको संभव करना हो तो उसकी तुलना अन्य किसी भी उपकार या उपहार से नहीं की जा सकती। मित्रों, इस संबंध में कहने और सुनने वाले दोनों ही पक्षों को सतर्कता बरतनी चाहिए। कहने वाले ध्यान रखें कि यदि किसी की कमजोरी या बुराई को सचमुच ही दूर करना है तो उसके लिए भर्त्सना एवं तिरस्कार का तरीका न अपनाया जाए, वरन कमी को साधारण और आसानी से दूर हो सकने वाली बताया जाए। अधिक चर्चा बुराई की न की जाए। उस संदर्भ में समय थोड़ा लगाया जाए और अधिक समय इस प्रसंग को दिया जाए कि सुधार में किन उपायों से, किस क्रम को अपनाने पर उस व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। रचनात्मक सुझाव देना, उपाय बताना यदि अपनी सामर्थ्य के भीतर है तो वैसा रहना चाहिए, अन्यथा इस विषय में अनुभवी व्यक्तियों के पास जाने, उनसे संबंध मिला देने की सहायता करनी चाहिए। हर हालत में सुधार होने और उज्जवल भविष्य बन सकने की संभावना को ही प्रधान रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए। सुनने में सावधानी यह बरती जाए कि जो सज्जन निषेधात्मक, निंदापरक, चिंताजनक मत व्यक्त करते हैं, उनके कथन की भावुकता अथवा शुभ कामना को विकृत ढंग से प्रस्तुत करने वाला भर माना जाए।
यदि उसमें कुछ तथ्य हो तो समझ लिया जाए और उसके सुधार का ध्यान रखा जाए, अन्यथा उन कथनीय बातों को ऐसे ही बात के लिए बात जैसा वार्ता विनोद भर मानकर उपेक्षित कर दी जाए। दूसरों को कहने से रोकना कठिन है। बड़ों के प्रति तो ऐसी रोकथाम अशिष्टता में गिन ली जाती है। इसलिए जब वे कह रहे हों तब तो नहीं, पर पीछे कभी अवसर पाकर इस प्रकार के कथन क्रम की हानियां समझा देनी चाहिए। अपने लिए सीधे समझा सकना कठिन हो तो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रोकथाम करा देनी चाहिए जो उन्हीं के समकक्ष पड़ता हो। पिता को माता सहज ही समझा सकती है, क्योंकि उनका दर्जा लगभग समानता का होता है। इतने पर भी बात बनती दिखाई न पड़े तो ऐसे निषेधात्मक प्रहार करते रहने वालों से यथासंभव कतराते रहना, उनके संपर्क में अनावश्यक रूप से न आना ही श्रेयस्कर है। आत्मरक्षा के लिए इस बचाव को करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत ही नीति युक्त और कुशलता युक्त हो। ऐसा न हो कि बात बढ़ जाए और रूठने, असहयोग करने, उपेक्षा करने जैसे नए आक्षेप लगाने लगे और वह बचाव का उपाय पहले से भी अधिक महंगा पड़े तथा विग्रह उत्पन्न कर दे। मित्रों, कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका व्यवसाय ही दूसरों को डराकर उनकी भयभीत मनःस्थिति का लाभ उठाना होता है। इस धंधे में ज्योतिषी लोग सबसे अग्रणी होते हैं। उनकी बात भूत प्रेतों की विद्या जानने का दावा करने वालों की भांति है। इन लोगों के हथकंडे समझदार तो जानते हैं और उनसे बचते भी हैं, पर अपने देश की अशिक्षित और पिछड़ी जनता का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो उन लोगों पर अपनी धर्मभीरुता और मूढ़ मान्यता के कारण सहज ही विश्वास कर लेता है। ये लोग सामान्य सी बीमारियों एवं कठिनाइयों को ग्रह नक्षत्र एवं भूत प्रेतों द्वारा धकेली बताकर उस विपत्तिग्रस्त को और अधिक डरा देते हैं। कठिनाई से दुखी और भय से आतंकित व्यक्ति दोहरे प्रहार से घबरा जाता है और उन्हीं लोगों से बचाव का उपाय पूछता है। उनका नपातुला उत्तर एक ही होता है। कुपित ग्रह नक्षत्र या भूत प्रेत को शांत करने के लिए तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाए। डरे घबराए हुए लोग इस कुचक्र से अपनी जेब कटाते और मानसिक प्रहार से अपने व्यक्तित्व की जड़ें खोखली करते रहते हैं। आशंका और भय उनके स्वभाव का अंग बन जाता है, जो आगे चलकर उन्हें किसी न किसी प्रकार त्रास ही देता रहता है। इस प्रकार के मूर्खताजन्य आक्रमणों से आत्मरक्षा करना और अकारण अपने को आतंकित न होने देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। साथियों, ठीक इसी प्रकार चिकित्सकों में से भी एक ओझा वर्ग ऐसा पाया जाता है जो रोग की सामान्य सी व्यथा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता और प्राण संकट उत्पन्न होने जैसा खतरा जताता है। इस प्रकार आतंकित रोगी से चिकित्सा के नाम पर मोटी रकम ऐंठते रहना सरल पड़ता है। इस कुचक्र को भी ओझाओं और ज्योतिषियों की तरह ही भयानक मानना चाहिए और जहां ऐसी आशंका हो वहां दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। रोगी तो समयानुसार अच्छे होते रहते हैं। दवा दारू से ही बीमारियां अच्छी नहीं होती। प्रकृति भी अपना उपचार क्रम बराबर जारी रखती है और बीमार अच्छे होते रहते हैं। रोगोपचार का जितना महत्व है उससे भी अधिक इस बात का है कि कहीं बीमारी ने
रोगी का मनोबल तो नहीं तोड़ दिया। कष्ट निवृत्ति, रोग चिकित्सा, संकट मुक्ति, विपत्ति से सुरक्षा आदि के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ किए ही जाने चाहिए, परंतु उन उपचारों में भयाक्रांत एवं चिंताग्रस्त बनाने वाली नई विपत्ति सिर पर न बैठे, इसका और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति भी बीमारी की तरह ही समयानुसार टल जाती है, किंतु उपचार के सिलसिले में यदि मनोबल गिरा लिया गया तो वह हानि उपचार लाभ की तुलना में अधिक भारी ही पड़ेगी। हानिकारक तत्वों से अपना समीपवर्ती वातावरण भरा रहता है, उससे आत्मरक्षा की सतर्कता सदा बरतनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार मनोबल गिराने वाली हरकतें भी कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार चलती ही रहती हैं। मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, जुएं, चीलड़ जैसे क्रम कीटक नुकसान पहुंचाने में लगी रहते हैं। चूहे, सर्प, बिच्छू, कान खजूरे, मकड़ी, छिपकली भी हानि ही करती है। अनाज, कपड़े और फर्नीचर को बर्बाद करने वाले छोटे छोटे कीड़ों की करतूतें कितनी चिंताजनक होती हैं। इन सब के आक्रमणों से होने वाली क्षति का लेखा जोखा रखा जा सके तो प्रतीत होगा कि आक्रांताओं से समीपवर्ती वातावरण भरा हुआ है। चोर उचक्के, ठग और गुंडे अकारण ही आक्रमण करते और आघात पहुंचाते हैं। मित्र बनकर शत्रुता का परिचय देना, सब्जबाज बाग दिखाकर विश्वासघात करना आज का फैशन है। हवा और पानी में रहने वाले अदृश्य और नगण्य विषाणु अच्छी भली काया में किसी छिद्र से घुस पड़ते हैं और भीतर ही भीतर सर्वनाश का सरंजाम जुटाते हैं। इन सब से बचने के लिए कृमि कीटनाशक तरह तरह के उपायों को निरंतर बरतना पड़ता है। इसी श्रृंखला में मनोबल गिराने वाले उन आक्रमण आघातों को भी जोड़कर रखना चाहिए जो देखने सुनने में तो महत्वहीन लगते हैं लेकिन हानि अत्यधिक पहुंचाते हैं। प्रगति की समुचित क्षमता रखने वाले व्यक्ति भी दीन दुर्बलों और अपंग असहायों की तरह अपने भविष्य को अंधकार से घिरा हुआ देखते ही नहीं, सचमुच उस विपत्ति के मुंह में धकेल भी दिए जाते हैं। जीवन की अनेक आवश्यकताओं में प्रोत्साहन भरा सत परामर्श भी आवश्यक है। उसे अच्छे अन्न, जल और हवा की तरह ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और उसे जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।